हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं एनबीसीसी के बारे में बात करूंगा और साथ में ये भी डिस्कस करूंगा कि क्या इसके अंदर टारगेट्स बन सकते हैं, आपको क्या इसमें बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के साथ बने रहेंगे। आपके सामने मैंने ये डेली चार्ट को लगाया है। आप आरएसआई के लेवल को देखिए, जहाँ पे 70 के नंबर निकल कर आती है। अगर आप एमएससीडी को देखेंगे तो जीरो लाइन के ऊपर ही एमएससीडी चल रही है और क्रॉस ओवर भी बुलिश बन चुका है। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ तो वीकली चार्ट पे जो आरएसआई के नंबर निकल कर आ रही है वो 71 की है। और अगर आप एमएससीडी की तरफ देखेंगे तो जीरो लाइन के ऊपर है मोमेंटम, जहाँ पे भी पुलिस बनी है वीकली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे आरएसआई के जो लेवल निकल कर आ रही है वो 60 की है। एमएससीडी लाइन की तरफ देखेंगे तो वो जीरो लाइन के नीचे है, जहाँ पे थोड़ी सी मोमेंटम वीक है बट एज पे है। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में ये भी पुलिस बन जाए, तो फिर भी जो इसे आप बुलिश ही समझिए, क्योंकि आरएसआई के लेवल 60 है तो ये कंडीशन बुलिश की ही है। अगर आप बॉलिंजर बैंड को फॉलो करते हैं तो आपके सामने बनेगी डेली चार्ट लगाइए। आप बॉलिंजर बैंड पे देखिए, एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी वाली कैंडल बनती है, एक एक्सपेंशन हो रही है बॉलिंजर बैंड में। और अगर आप वॉल्यूम को भी देखेंगे तो देखिए वॉल्यूम भी बहुत अच्छी आई है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट की ट्रेंड जो है वो अपवर्ड होने वाली है, मार्केट अभी और ऊपर जाने वाली है। अगर वीकली चार्ट पे मैं बॉलिंजर बैंड को चेक करूँ, देखो 20 SMA पे किस तरह से कैंडलस्टिक ने सपोर्ट लिया और इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है वापस। नेक्स्ट वीक की कैंडल हो सकती है ये अपर बॉलिंजर बैंड को कट करे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे, तो एक बहुत ही अच्छी तेजी आ सकती है। अगर आप ईएमए को फॉलो करते हो तो आप देखो यहाँ पे 50 EMA जो है वो नीचे की तरफ है, 200 EMA अभी ऊपर है। और कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो वीकली चार्ट पे आप देखिए कैंडलस्टिक की क्लोजिंग जो हुई है वो 200 EMA के ऊपर हुई है, 200 EMA को ब्रेक भी कर दिया है। तो ये एक अच्छी मोमेंटम वाली कैंडल है। हो सकता है मार्केट के अंदर अब बहुत ही अच्छी तेजी आ सकती है एनबीसीसी में। अगर डेली चार्ट पे हम ईएमए को देखेंगे तो ईएमए जो है वो 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग हो रही है, 200 EMA के ऊपर है 50 EMA, जहाँ पे तो एक्सट्रीम बुलिश मोमेंटम है, बहुत ही अच्छी एक अप ट्रेंड है। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद जो ट्रेंड निकल कर आती है एनबीसीसी में, वो डेली, वीकली और मंथली चार्ट पे तीनों टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है और आपको इसमें बाय करना चाहिए और बहुत ही अच्छी स्टॉक भी है आपको इसमें। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि ये एक पीएसयू स्टॉक है। जनरली अगर आप मुझसे पर्सनल एडवाइस लेंगे या फिर आप मेरी पर्सनल सजेशन पूछेंगे या फिर अगर आप मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं, तो मैं पीएसयू स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि पीएसयू स्टॉक जो है वो मूव बहुत कम करती है, उसके अंदर मूवमेंट जल्दी नहीं आती है। वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए वो मार्केट मूवमेंट में रहेगी, एक मोमेंटम में रहेगी और उसके बाद वो साइडवेज हो जाएगी या फिर नीचे की तरफ ही जाती रहती है। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। अगर आपको पीएसयू स्टॉक पसंद है तो आप बिल्कुल बाय करो, कंपनी में कोई डाउट नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, एक नवरत्न कंपनी है। मंथली चार्ट पे आपको एक चीज दिखाऊं तो आप देखो 150 के ये इसने हाई बनाया था, उसके बाद ये कंटिन्यू नीचे आती चली गई। और यही प्रॉब्लम है पीएसयू स्टॉक्स में, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि ये बहुत ही कम टाइम के लिए मार्केट मानो ये ऊपर की तरफ जाती है, वरना ये साइडवेज रहेगी या फिर नीचे की तरफ जाती है। लेकिन अभी कुछ टाइम से जो इसके अंदर तेजी आ रही है वो मुझे लगता है, क्योंकि आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में जो तेजी आई है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही इसके अंदर भी तेजी आ रही है। अभी हम इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो वह 150 रुपए के हाई बनाई थी, उसके बाद 15 रुपए तक की लो बना दी थी इसमें, इतने हद तक ये गिर गया था। तो पीएसयू स्टॉक की आप हिस्ट्री देख लेना, उसके बाद ही इसके अंदर इन्वेस्ट करना। एनबीसीसी की अगर बिजनेस की बात करें तो ये जो बिजनेस देती है वो इंजीनियरिंग सर्विस में देती है। इंजीनियरिंग सर्विस का मतलब इसकी 3 कैटेगरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियरिंग मटेरियल प्रोक्यूरमेंट और रियल एस्टेट डेवलपमेंट। देखिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो है उसमें 90% की रेवेन्यू इसकी आती है, इसी सेक्टर से आती है। क्योंकि एग्जाम्पल आप देखिए, हाउसिंग फॉर ऑल, जो नमामि गंगे, स्वच्छ भारत, इसका मतलब क्या है, जो भी गवर्नमेंट जो है वो इंजीनियरिंग के जो प्रोजेक्ट्स देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स देती है, उसका ये मैनेजमेंट करता है, ये एक कंसल्टेंसी है। और इस सेक्टर, ये कंसल्टेंसी, ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से ही इसे 90% की रेवेन्यू आती है। और अब जैसे जैसे ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, सब इसकी जो मैनेजमेंट हुई थी, इसकी हर स्टेप इसे कैसे पूरा किया जाए, तो इसकी पूरी मैनेजमेंट ये इंजीनियरिंग सर्विस की ये कंपनी ने किया था, एनबीसीसी ने किया था। इंजीनियरिंग मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, ये एक सेकेंड सेक्टर है इसकी। यहाँ पे वो जो भी इस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जैसे हाउसिंग फॉर ऑल, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत और भी जो भी स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, उसमें जो मटेरियल लगता है उस मटेरियल का भी प्रोक्यूरमेंट ये कंपनी करती है, एनबीसीसी गवर्नमेंट के लिए। रियल इस्टेट डेवलपमेंट,
ये सेम ही कैटेगरी में आ गए। जैसे अगर ये हाउसिंग फॉर ऑल का काम करती है तो ये घर बनाए, तो इसमें ये रियल एस्टेट के अंदर ये आ जाता है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट। तो ये 3 सेक्टर में काम करती है। गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। पीएसयू स्टॉक में भी एक बहुत अच्छी बात है। टेक्निकली जो मुझे इसके अंदर के टारगेट दिखाई देती है, जो इसके अंदर में मोमेंटम मैंने चेक किया आपके सामने, तो यहाँ से मुझे 70 रुपीज़ के टारगेट बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। अगर इस तरह के मोमेंटम बनी रही तो रियल एस्टेट में तेजी आती रही तो 70 के रुपीज़ के टारगेट एकदम फिक्स है। तो अगर आप इसमें पोजीशंस को होल्ड किए हैं तो आपको अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आके ये कैंडल रुकी पड़ी है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, जो 54 रुपीज़ की जो ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देती है तो डेफिनेटली 70 रुपये तक ये जाएगी। एनबीसीसी की अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 5% है। अगर डिविडेंड की बात करते हैं, डिविडेंड जो है 0.25% है। ये निराशजनक है। पीएसयू स्टॉक है, एक तो जल्दी मूव नहीं करती है, लेकिन डिविडेंड तो देना चाहिए, जहाँ पर डिविडेंड भी नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में है, 79% माइनस में है, सेल्स ग्रोथ माइनस में है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देख लीजिए कुछ खास नहीं है, 5% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। पीएसयू स्टॉक है, आप पीएसयू स्टॉक में इससे ज़्यादा क्या उम्मीद करते हो? मुझे लगता है बाकी के जो पीएसयू स्टॉक है उनसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक प्रॉब्लम जहाँ पे ये आ गई कि ये डिविडेंड नहीं दे रही है 0.25%, मतलब ये तो नाइंसाफ़ी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को तरफ देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की जो बातें अगर करें तो आप इसके सेल्स देखो, कभी भी स्टेबल नहीं रहे हैं, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर जो मार्च 2020 में थी वो 5200 करोड़ की है, ठीक है। वैल्यू को याद रखिएगा, 5200 करोड़। हम इसकी कंपेयर करेंगे रिजर्व से। नेट प्रॉफिट जो है वो 79 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो मार्च 2020 में जो इसने पब्लिश की है वो अब तक की सबसे लोवेस्ट नेट प्रॉफिट पब्लिश की है इसने, 79 करोड़ की। तो यहाँ पे भी थोड़ी निराशा वाली बात आती है। कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी की जो रिजर्व है 1300 करोड़ की। एक्सपेंडिचर अभी मैंने बताया था 5200 करोड़ की है। एक्सपेंडिचर का मतलब समझिए वो खर्चा जो कंपनी एक साल में अपने ऊपर खर्च करती है, अपने स्टाफ के ऊपर खर्च करती है, अपने कंपनी को चलाने के लिए, अपनी रॉ मटेरियल को लेने के लिए, जो भी उसके खर्च हैं, एक साल का खर्च इसका बनता है 5200 करोड़ का। कंपनी के पास रिजर्व, रिजर्व का मतलब वो पैसा जो अपने ये सेफ वॉलेट में रखती है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे बचाती है, ये इसकी सेविंग्स है। तो इसके फाइनेंशियल, इसके जो रिजर्व्स है वो सिर्फ और सिर्फ 1300 करोड़ की है। अगर इसकी एक्सपेंडिचर की बात करें तो 5200 करोड़ की, तो ये बहुत ही बैड है। मतलब आप सोचो, एक साल का खर्चा 5000 करोड़ का, ये कंपनी एक साल भी चलेगी इसके रिजर्व के पैसे से? नहीं चल पाएगी। तो फाइनेंशियल शॉक अब्जॉर्ब करने के लिए ये नहीं है। अगर एक भी क्राइसिस आई तो ये कंपनी की शटर बंद हो जाएगी। तो फाइनेंशियली ये इतनी स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली बहुत वीक है, लेकिन सरकारी कंपनी है भाई, डूबने नहीं देगी। पेनी स्टॉक बन के रह जाएगा लेकिन डूबेगा नहीं, सरकारी कंपनी है। लेकिन फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल से क्या फर्क पड़ता है यार, ये तो पीएसयू स्टॉक है, सरकारी कंपनी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी होती तो बात होती, जहाँ पे सरकार का ही हाथ है इसके ऊपर, तो कोई कुछ क्या कर सकता है, इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता। कंपनी के पास कितने रिजर्व है इससे कोई मतलब ही नहीं है, सरकार का हाथ है, सरकार के पूरी रिजर्व है इसके पीछे। पीएसयू स्टॉक में यही प्रॉब्लम होती है, इसके बैलेंस शीट दिखती नेगेटिव में है लेकिन सरकार के हाथ में रहती है। तो अगर आपको पीएसयू स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो ये माइंडसेट लेके चलना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, क्योंकि अगर पीएसयू स्टॉक में एक बार सेलिंग आती है ना, तो फिर ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब वो उस प्राइस को कवर कर पाएगा या फिर कब वो वापस आपके एवरेज प्राइस के ऊपर ये जा पाएगा। आपको आपके एवरेज प्राइस को ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी, मेरी यही सजेशन रहेगी कि पीएसयू स्टॉक में आपको कोशिश करना चाहिए अवॉइड करने की। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इसमें बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको अच्छी वोलेटाइल स्टॉक चाहिए तो आप पीएसयू स्टॉक को अवॉइड करो। लेकिन अगर आपको ठीक लगता है आप बाय करो, कंपनी बहुत अच्छी है और अभी इसकी जो प्राइस एक्शन है वो अच्छी मोमेंटम में भी दिख रही है। तो आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा ठीक करो। लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न बनाने हैं, क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करनी है, अगर आपकी कैपिटल छोटी है और रिटर्न बनाना चाहते हो अच्छा, तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर आओ, मैंने लिंक दे दिया है कमेंट में। अगर आपको प्रॉब्लम होती है ज्वाइन करने में तो आप वीपीएन लगा लो। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए।
जी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें। आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइज़र से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफ़िट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।